दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब पाकिस्तान बना तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में बना था, क्योंकि पाकिस्तान जाने वाले एक बड़े और प्रसिद्ध मंत्री जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने, लेकिन बाद में उनका हाल ऐसा हुआ कि उनके सपने भंग हो गए। जो उन्होंने सोचा था मुस्लिम और दलित भाई भाई, वो सपना उनका टूट गया और सांप्रदायिकता ने ऐसा खेल खेला कि उन्हें पाकिस्तान से भागना पड़ा। यूं कहे तो पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो वो सोच रहे थे कि मुस्लिम उनके भाई हैं, लेकिन जब उनका असली चेहरा उनके सामने आया तो वो तार तार हो गए। दोस्तों, जोगेंद्र मंडल, जी हाँ दोस्तों, जोगेंद्र मंडल जो कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने थे और इतिहास के पन्नों में उनका नाम आज भी दर्ज है, लेकिन बाद में उनका जो हश्र हुआ वो आपकी रूह कांप देगा। क्योंकि दोस्तों, जब वो पाकिस्तान गए तो ये सोच के गए थे कि पाकिस्तान को में उनको सब कुछ मिलेगा और उनके दलित भाइयों को भी सब कुछ मिलेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में जोगेंद्र मंडल की पूरी कहानी, जो पाकिस्तान के पहले हिंदू दलित मंत्री बने थे और उन्हें पद दिया गया था पाकिस्तान के कानून मंत्री का। जब एक तरफ भारत में पहले भारत के कानून मंत्री बने, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो एक तरफ पाकिस्तान के कानून मंत्री एक दलित नेता जिनका नाम था जोगेंद्र मंडल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी संविधान सभा में पहुंचाने वाले जोगेंद्र मंडल ही थे। हम पूरे वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। दोस्तों, जोगेंद्र मंडल जिनका जन्म होता है बंगाल के बोरीसाल जिले में, अविभाजित बंगाल का जिला बोरीसाल, तारीख थी 29 जनवरी 1904। एक दलित समाज में नमोशूद्र फैमिली में, जी हाँ, जिनको हम चांडाल कहते हैं, उस फैमिली में इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत मेधावी छात्र थे और इन्होंने ब्रजमोहन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई का खर्चा इनके चाचा ने उठाया, जो कॉलेज बोरीसाल में था। संस्कृत और गणित में इन्होंने बीए किया। 1926 में इनकी शादी भी कर दी गई। 1934 में इन्होंने अपनी वकालत कंप्लीट की और उसके बाद ये वकालत करने लगे। लेकिन इनको अपने दलित परिवार से, दलित लोगों से प्यार था। ये जानते थे कि हमारे देश में दलितों की हालत कैसी है और दलितों के उत्थान के लिए ये काम करने लगे, समाज सेवा करने लगे और वहीं से ये दलितों में बहुत प्रसिद्ध होने लगे। दोस्तों, 1937 में जब 35 के एक्ट के अनुसार इलेक्शन हुआ तो 1937 के इलेक्शन में सरल कुमार दत्ता को निष्पक्ष चुनाव लड़के इन्होंने हराया। सरल कुमार दत्ता उस समय के प्रसिद्ध नेता अश्विनी कुमार दत्ता के भतीजे थे और वहीं से ये अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सहकारिता ऋण मंत्री थे बंगाल सरकार में और उस समय इन्होंने बंगाल में दलितों के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस भी जोगेंद्र मंडल जी को अप्रिशिएट क्या करते थे। जोगेंद्र मंडल जी की जिंदगी के दो मेंटोर, एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरे उनके दोस्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। दोस्तों, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एक शाखा की स्थापना इन्होंने बंगाल में भी की। आप सब लोग जानते हैं अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना अंबेडकर जी ने की थी और उसी की एक शाखा को इन्होंने वहां पर स्थापित किया। एक बहुत अच्छी कहानी है। 1946 में जब संविधान सभा बन रही थी हमारे देश का संविधान बनाने के लिए, तो उसमें जो सदस्य चुने जाते थे वो इलेक्शन की बदौलत चुने जाते थे और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस संविधान सभा के उच्च सदन में पहुंचे और इसीलिए पूरे तरीके से मोर्चेबंदी हो गई थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने के लिए। और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई से चुनाव लड़े तो वो हार गए। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से प्रभावित थे जोगेंद्र मंडल जी, जिनका कद बंगाल में बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़े नेता थे और इसीलिए जब जोगेंद्र मंडल जी को ये बात पता चली तो उन्होंने अम्बेडकर जी को आमंत्रित किया बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए और बंगाल के जयसोर खुलना विधान परिषद की 6 सीट से अंबेडकर जी को उन्होंने जीता कर भी लाया और संविधान सभा में भेजा। संविधान सभा में अंबेडकर जी को भेजने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है जोगेंद्र मंडल जी को। इन्होंने एक पत्रिका भी चालू की थी जिसका नाम था जागरण पत्रिका, जिसकी शाखा कलकत्ता में थी 1943 से। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो जोगेंद्र मंडल जी पाकिस्तान में चले गए मुस्लिम लीग के साथ। हम आगे में देखेंगे। तो ये शाखा भी 1950 में जो ढाका में चालू थी, जोगेंद्र मंडल जी के भारत लौटने के बाद बंद कर दी गई। अब बात यह आती है कि जोगेंद्र मंडल जी भारत क्यों लौटे, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। हम उसके पहले आएंगे डायरेक्ट एक्शन डे पे। दोस्तों, जब 1946 में भारत को आज़ादी देने की बात सामने आई तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान नहीं बनने के कारण डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की। डायरेक्ट एक्शन डे में 16 अगस्त 1946 को बहुत सारा दंगा हुआ, जहां पे मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारना शुरू किया और हिंदुओं ने अगेंस्ट में मुस्लिमों को मारना शुरू किया। तब जोगेंद्र मंडल जी उस पूरे बंगाल के क्षेत्र में घूमे और दलित भाइयों से ये कहा कि आप दंगों में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि वो ये समझते थे कि जिस प्रकार से मुस्लिम अल्पसंख्यक है उस प्रकार से दलित भी अल्पसंख्यक है, जिस प्रकार से मुस्लिम गरीब है उसी प्रकार से दलित भी गरीब है, जिस प्रकार से हिंदू लोग
दलितों से व्यवहार करते हैं उसी प्रकार मुस्लिमों से व्यवहार करते हैं, और दोनों के प्रॉब्लम्स एक हैं, इसलिए दलित और मुस्लिमों ने एक आना चाहिए और एक साथ लड़ना चाहिए। बहुत जबरदस्त थॉट था उनका, जैसे आज फिर से लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित भाई भाई, उसी प्रकार से उस समय जोगेंद्र मंडल जी सोचा करते थे। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग पहले शामिल नहीं हुई, लेकिन उस समय के वायसरॉय वॉवेल के कहने पर जब मुस्लिम लीग शामिल हुई तो 5 मंत्री मुस्लिम लीग को भी देने थे, और मुस्लिम लीग ने उस समय जो अपने 5 मंत्री दिए उसमें से एक मंत्री थे जोगेंद्र मंडल जी। जी हां दोस्तों, और ये बात जब वॉवेल को पता चली तो उन्होंने भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो भारत के सारे कायदों कानून को देखते थे, उनके पास ये बात पहुंचाई और सम्मति के लिए राजा को भेजा गया। जी आप जानते हो कि इंग्लैंड में कानून राजा पास करते हैं, साइन उनकी होती है। तब राजा ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू से भी राय ली जाए, और देखिए यहां पे बहुत बड़ा उन्होंने ये भेजा, पत्ता खेला। उन्होंने मंत्रिमंडल में 5 मुसलमान नामों को एक अनुसूचित जाति के सदस्य जोगेंद्र मंडल का नाम भी पेश किया था। बाद में वायसराय ने उनसे कहा यह तो जैसे को तैसे वाली बात हो जाएंगी, चूंकि कांग्रेस ने भी राष्ट्रवादी मुसलमान को नामजद किया था, इसको उसका जवाब समझ आ जाएगा। मतलब एक तरफ जैसे मुस्लिम राष्ट्रवादी को कांग्रेस प्रमोट कर रही थी, उसी प्रकार एक जबरदस्त पत्ता यहां पर बैरिस्टर अली जिन्ना ने खेला और जोगेंद्र नाथ मंडल को अपनी मंत्रिमंडल में जगह दी और कानून मंत्री बना दिया। अब बात जब आगे बढ़ती है तो हमें यह समझ में आएगा कि किस प्रकार से जोगेंद्र नाथ मंडल जी का इस्तेमाल बैरिस्टर अली जिन्ना कर रहे थे, क्योंकि वह शातिर व्यक्ति थे। जिन्ना के निर्देश पर ही देखिए, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो बहुत सारे प्रदेशों में वोटिंग कराई गई। असम का सिलट जिला असम में जाएगा या भारत पाकिस्तान में, पूर्व पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश में जाएगा, इस बात पे जब बहस हुई तो सिलट में सार्वमत लिया गया, वोटिंग लिया गया, जहां पे मुस्लिम और हिंदू दोनों थे, लेकिन हिंदू में ज्यादातर दलित थे। और उस समय पे जोगेंद्र नाथ मंडल असम जिला खुद गए, सिलट जिले में गए और दलितों को कहा कि आप पाकिस्तान में रहेंगे, मैं आपके साथ हूं, दलित और हिंदू, दलित और मुस्लिम भाई भाई बनकर रहेंगे। और तब सिलट जिले के इलेक्शन में दलितों ने सिलट जिले को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए, पूर्व पाकिस्तान में शामिल करने के लिए वोटिंग की और सिलट जिला पाकिस्तान में शामिल हो गया। यह बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि 3 जून 1947 को जब बंटवारा हो गया और भारत की आज़ादी के लिए घोषणा कर दी गई, तब 5 अगस्त 1947 को जोगेंद्र मंडल जी ट्रेन से कराची चले गए और 10 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष बना दिए गए, पहले अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए जोगेंद्र मंडल जी। ये एक लॉलीपॉप दिया गया था उनको, ये दिखाने के लिए कि आप हमारे देश में आ गए हैं और आप खुश रहेंगे। जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ बैरिस्टर अली जिन्ना का, उस समय उस सभा के अध्यक्ष थे जोगेंद्र मंडल जी। और तब अब बैरिस्टर अली जिन्ना ने जो भाषण दिया उसमें कहा कि इस देश में आए हुए सारे धर्म के लोगों को अपना जीवन अच्छे से जीने की पूरी स्वतंत्रता है। आपने मंदिर में जाइए, चर्च में जाइए, लेकिन हमें एक मिलजुल कर काम करना है। लेकिन असली चेहरा तो बाद में सामने आया, क्योंकि भेड़िया अगर किसी और का नकाब भी ओढ़ ले तो भेड़िया ही कहलाता है। और ये जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, ये बाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बन गया। और इस बात का विरोध करने वाले एकमात्र अल्पसंख्यक नेता थे, वो थे जोगेंद्र मंडल जी, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के कानून मंत्री थे। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, तो उसके बाद जब कानून मंत्री बन गए, उसके बाद उन्हें असली खबर लगने लगी कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। दीप हल्दर और अभिषेक विश्वास अपनी किताब में लिखते हैं कि जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भारत की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। मंडल को एक अदूरदर्शी और स्वार्थी नेता के तौर पर देखा जाने लगा। उनकी क्रेज उसी समय में पाकिस्तान में गिरने लगी थी। कई हलकों में पाकिस्तान की तरफ उनके झुकाव को देखते हुए जोगेन अली मोल्ला कहकर भी उन्हें पुकारा जाने लगा था। अधिकतर मुसलमान या तो किसान थे या मजदूर थे, और अनुसूचित जाति के लोगों की भी यही स्थिति थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और जिस प्रकार से पश्चिम पाकिस्तान से हिंदुओं को भगा दिया गया, उसी प्रकार पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा। और इसीलिए जो उच्च वर्णीय हिंदू थे वो पहले ही पाकिस्तान छोड़ चुके थे, लेकिन दलितों के मसीहा बनकर बैठे जोगेंद्र मंडल की वजह से दलित वहां रुके रहे और वहां पे दलितों का एक तो धर्मांतरण करा दिया गया या उन्हें मार दिया गया और उन्हें टारगेट रेप किया गया, टारगेट किलिंग की गई। क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो लियाकत अली को लिखा है कि किस प्रकार से मेरी पूरी आशाओं को यहां से अवहेलना किया गया है और मेरे भाइयों पे किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। अब देखिए जोगेंद्र नाथ मंडल जी किस प्रकार से पूरे वहां पर उनके ऊपर हमले हो रहे थे। और ये पूरी बातों में एक बात निकलकर सामने आती है कि जब वो वहां पे कानून मंत्री थे तो उन्होंने उस पाकिस्तान को छोड़ा क्यों? तो उन्हें तो ये दिखने लगा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। तो रोदा दे चमन नाम की किताब लिखी है पीर अली रशीद ने। उसमें वो लिखते हैं कि चौधरी मोहम्मद अली नाम के एक ऑफिसर जब वहां पर आए
तो उन ऑफिसर ने गोपनीय फाइल दिखाना बंद कर दिया कानून मंत्री को। और कानून मंत्री कौन थे? जोगेंद्र मंडल जी थे। अब जब उनको ये गोपनीय फाइल दिखाना बंद कर दिया गया और ये कहने लगे चौधरी मोहम्मद अली कि मुझे जोगेंद्र मंडल असली देशभक्त नहीं लगते, तब उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने 15 सितंबर 1950 को पाकिस्तान छोड़ दिया और 1950 में ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया अपने पद से। 15 सितंबर 1950 को वो पश्चिम पंजाब में एक मणि में एक सभा को आयोजित करने जा रहे थे। तब उन्हें पता चला कि कलकत्ता में उनके बेटे की तबीयत खराब है और जब वो कलकत्ता आए तो उसके बाद कभी पाकिस्तान लौट कर नहीं गए और वो यहीं रुक गए। लेकिन यहां रुकने के बाद भी दोस्तों उनको जब फिर से अपनी जगह बनानी थी तो वो नहीं बना पाए। यहां पर दीप हल्दर और अभिषेक विश्वास लिखते हैं कि जोगेंद्र नाथ पश्चिम बंगाल को अपनी कर्मभूमि बनाना चाहते थे, लेकिन उनसे अधिकतर दलित हिंदू समर्थकों का उन पर विश्वास नहीं था। उन्होंने मंडल को मसीहा के तौर पर देखना बंद कर दिया था। जो पहले उनका जो विश्वास था वो विश्वास खत्म हो चुका था, क्योंकि अपने दलित भाइयों को छोड़कर वो बांग्लादेश से, जी हाँ, पूर्वी पाकिस्तान से भारत वापिस आ चुके थे। और उनको पुराना समर्थन प्राप्त करने के लिए वीरभूम 24 परगना जिलों में कई शरणार्थी कैंपों में घूमे वो, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। जब अम्बेडकर जी से जोगेंद्र मंडल जी ने पूछा था कि मैं पाकिस्तान के मंत्रिमंडल में शामिल हो या नहीं ना हो, तो अम्बेडकर जी ने जोगेंद्र मंडल को मना किया था। अम्बेडकर जी पूरी जिंदगी भारत में रहे और इसलिए आज भी उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आज भारत के संविधान के पितामह के रूप में देखा जाता है। और एक तरफ जोगेंद्र मंडल जी हैं जिन्होंने पूरे दलितों के लिए पूरी जिंदगी भर काम किया, लेकिन उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया क्योंकि वो पाकिस्तान चले गए थे और इसीलिए उन्हें गद्दार की श्रेणी में रख दिया गया। और आज भी पाकिस्तान में भुलाए जा चुके हैं और भारत के हिंदू कहते हैं कि उन्होंने भारत के दलित हिंदू कहते हैं कि उन्होंने हमारे लोगों से धोखा किया है, क्योंकि उनके कारण वो वहां रुके थे। और आज आप देख सकते हैं बांग्लादेश में फिर से क्या हालात है हिंदुओं के, तो उन दलितों के साथ क्या हुआ होगा उस वक्त, ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत आने के बाद भी जोगेंद्र मंडल जी ने जब इलेक्शन लड़ा यहां पर, तो उन्होंने कोशिश की कि वो फिर से इलेक्शन में आए। 1952 में इलेक्शन लड़ा, वो हार गए। 1957 में इलेक्शन लड़ा, वो हार गए। 1967 में वारासात से उन्हें इलेक्शन लड़ा और वो हार गए। नरेंद्र नाथ सेन नाम के कांग्रेसी व्यक्ति ने उन्हें हरा दिया और वो झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गए और आखिरी में गुमनामी की जिंदगी जीते हुए 5 अक्टूबर 1968 को उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु में उस वक्त का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ, ना उनकी मृत्यु को सेलिब्रेट किया गया। मतलब किसी प्रकार का कोई वहां पर किसी प्रकार का कोई तामझाम नहीं रहा और उन्हें किसी ने याद तक नहीं किया। और इस प्रकार से जोगेंद्र नाथ मंडल जो मुस्लिमों के साथ गए थे दलितों का मसीहा बनके, उन्होंने दलितों के साथ विश्वासघात कर दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।